हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का क्वेश्चन पेपर को देखने जा रहे हैं, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बच्चों, इस पेपर से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिल सकती है आप लोग का एग्जाम के लिए। ठीक है, इससे एक आप आंकड़ा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप इसमें कितने कर पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि आप लोग का जो पैटर्न है ना, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें से 30 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ही। ठीक है, 30 पहले तो 40 ऑब्जेक्टिव आता था, लेकिन अब इसमें से 30 ऑब्जेक्टिव तो रहेगा, जिसमें से 20 का कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, और 10 का ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो 10 का जिसमें ऑप्शन दिया हुआ रहे तो वो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वो तो पिछले के जैसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन जिसमें ऑप्शन नहीं दिया रहा तो उसमें आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ाई में चेंज करना है। अगर थोड़ा पैटर्न को चेंज किया तो आप लोग को पढ़ाई स्टडी में भी चेंज करना है। क्या करना है कि जो आप पढ़ेंगे उसको कॉन्सेप्ट बेस से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आप पढ़ेंगे उसको कॉन्सेप्ट बेस से पढ़ेंगे और उसका उत्तर को थोड़ा याद भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा एक नंबर का क्वेश्चन जो है लिखने वाला भी आएगा। ठीक है, एक नंबर का एक शब्द आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आज इसमें कौन कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर जो चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर वाइज मैंने करा दिया है साइंस में, सोशल साइंस में और मैथ में जो करवा दिया है, अगर आप उसे देखे होंगे तो काफ़ी इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, और आप लोग को बस यही चीज़ लगेगा कि काश उस समय हम होते तो सारे क्वेश्चन को हम कर पाते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कितना कर पाता है और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, देखिए इस तरह का पेपर था बच्चों। ठीक है, जिसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि कैसे कैसे एग्जाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, कौन अदिश राशि है, पहला क्वेश्चन ही है क्या, कौन अदिश राशि है। जिसमें मैंने चैप्टर जब पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उस समय मैंने बता दिया था कि अदिश राशि सदिश राशि क्या होता है, और उसमें बता दिया था सदिश राशि में कौन कौन सी चीज़ आते हैं और अदिश राशि में कौन कौन सी चीज़ आते हैं। ठीक है, अगर उन्हें नहीं देखें तो आप उसे देखिए। ठीक है, चैप्टर वाइज बहुत अच्छा से बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ठीक है, अगर नोट्स भी देखना चाहते हैं तो नोट्स वाले भी वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं वहाँ पे लिंक दे रखता हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अदिश राशि। तो इसमें से आप लोग को बताना है कौन अदिश राशि है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बल, त्वरण, चाल, विस्थापन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चाल जो है अदिश राशि है। ठीक है, बाकी इसमें जो भी दिख रहा है वो सदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि क्या होता है, जिसमें क्या हो, परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो। और सदिश राशि में क्या होता है, जिसमें दिशा भी हो। ठीक है, दिशा भी हो और परिणाम भी हो, परिमाण भी हो। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ। ओडोमीटर क्या मापता है, सबसे मस्त क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को बता दिए थे हम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बताइए, चाल, दूरी, समय, औसत चाल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है, औसत ओडोमीटर जो है वो क्या मापता है, दूरी मापता है। ठीक है, और स्पीडोमीटर क्या मापता है, कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या लिखा हुआ है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है बच्चों। ठीक है, इसको भी मैंने बता दिया था, त्वरण का एसआई मात्रक। ठीक है, एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक, यहाँ पे ऑप्शन दिया मीटर, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चों इसका भी हम बता दिए थे, क्या बताए थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 3 में तो मार देना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं क्या आया था कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। तो चाल, वेग, विस्थापन या त्वरण। तो इसमें आप लोग को सही उत्तर बताना बच्चों कि इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या होता है, चाल होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि चाल क्या हो, चाल क्या है, ठीक है, तो आपको बताना है इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सिंपल सी बात है ना, तो याद रखना है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि निम्न में कौन सही है। इसमें आपको बताना है, जो कि मैं बता दिया था। ठीक है, जिस समय हम नोट्स इसका बता रहे थे चैप्टर में। ठीक है, तो उसमें मैं बता दिया था इसमें से कौन सही है। ठीक है, जिसमें से 3 फॉर्मूला लिखवाए थे। तो यहाँ पे दिया हुआ v बराबर u प्लस हाफ u प्लस 80 और v बराबर u माइनस 80 और ये है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बताइए सही कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। ठीक है, v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। ठीक है, याद रखना है u प्लस 80। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, हाँ देखिए थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 4 सेकेंड बाद उसकी चाल 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है तो उसकी प्रारंभिक चाल क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रारंभिक चाल बताना है। तो इसमें एक फॉर्मूला भी जस्ट जो बताए हैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या बताए थे फॉर्मूला हम, कि v बराबर u प्लस 80। ठीक है, u प्लस 80 यही बताए थे अभी हम। तो जिसमें से आप लोग का v दिया हुआ है,
ठीक है, जिसमें आप लोग का भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो अंतिम वेग आप लोग का दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, त्वरण ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है। तो आप लोग को यहाँ पे बैठाना है और यू का मान डायरेक्ट निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। चलिए बैठाते हैं सबसे पहले यहाँ से हम लोग, ठीक है। भी बराबर क्या बताएं, यू प्लस 80, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भी का मान कितना है 30, तो 30 लिख दो। और यू प्रारंभिक वेग तो ही निकालना है, तो यू जो निकालना है उसको लिख दो इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या है प्लस ए का मान कितना था यहाँ पे 2, और टी टाइम कितना दिया हुआ था 4, तो 4 बैठा दो, ठीक है। उसके बाद गुना कर दो, तो 30 हो गया यहाँ पर बराबर यू प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये 8 जो है ये साइड आ जाएगा और माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 30 माइनस 8 बराबर यू, तो कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, यू बराबर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। u बराबर 22, तो 22 मीटर पर सेकंड कहाँ पे आंसर दिख रहा है आप लोग को, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसमें आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं। तो जल्दी से बताइए बच्चों, न्यूटन की गति के कितने नियम मैंने बताया था, 1, 2 या 3 या 4, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन की गति के कितने नियम थे, 3 थे, ठीक है, मैंने बता रखा था। चलो इसके बाद जो हमारे चैप्टर को कुछ बाय सारे वीडियो को अगर देखे होंगे तो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, ये सब करने में। इसके बाद देखिए हम लोग क्या है, निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है, बताइए, साइकिल, कार, बस, ट्रेन, ये भी क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ट्रेन का जड़त्व अधिक है, जो ज़्यादा भार होता है बच्चों उसका जड़त्व अधिक होता है, ठीक है, याद रखना है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या था, 30 न्यूटन का कोई बल 5 kg की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो उसका त्वरण निकालना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ वो देखो, 30 न्यूटन बल यानी कि F बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है F 30, ठीक है, और 5 kg बल, ठीक है, मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 5 kg, और क्या है यहाँ पे 2 सेकेंड में कार्य करता है, ठीक है, कितना सेकेंड में 2 सेकेंड में कार्य करता है बच्चों, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे त्वरण निकालने के लिए बोल रहा है, जो कि हम लोग को फॉर्मूला पता है, F बराबर क्या होता है m इंटू ए, क्या होता है m इंटू ए होता है, ठीक है, जिसमें जो जो चीज़ दिया हुआ बैठा दो वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को F दिया हुआ है 30, ठीक है, और m कितना दिया हुआ है 5, और एक्सेलरेशन आप लोग को निकालना है। तो ये जो 5 दिख रहा है इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और एक्सेलरेशन का SI मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर एक्सेलरेशन यानी त्वरण, एक्सेलरेशन यानी त्वरण वही है, ठीक है। तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल 10 नंबर में क्या क्वेश्चन था, कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु किसी जिसका वेग भी संवेग क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि m द्रव्यमान है और वेग भी है, तो संवेग क्या होगा। तो संवेग का आप लोग को फॉर्मूला भी हम बता दिए थे, संवेग का फॉर्मूला क्या है m इंटू भी, ठीक है, m इंटू भी, ठीक है, यानी द्रव्यमान इंटू वेग संवेग का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा बच्चों, ये भी मैंने बता दिया था, जो कि लास्ट वीडियो में इसको बताया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे है 98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.098 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बचाओ बच्चों इसमें सही उत्तर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g का SI मात्रक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बच्चों इसका राइट, नैनोमीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, ठीक है। तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, तो 1/6, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है,
निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं है? तो पदार्थ की परिभाषा में कितना अच्छा से बता दिए थे बच्चों, ठीक है। जो द्रव्यमान हो और स्थान को घेरती हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हवा, जल, प्यार, भोजन, ठीक है। तो इसमें कौन सा पदार्थ नहीं है? तो प्यार जो है वो पदार्थ नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गैस में क्या है, अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, ठीक है। जो मेरे वीडियो जो चैप्टर वाइज कर लिए होंगे उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग 16 नंबर सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। जो खुद ब खुद फैल जाती है, ठीक है, इत्र की गंध ऑटोमेटिक जो है वायु में फैल जाती है, उसको कोई घोलते भी नहीं है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है बताओ जल्दी से। विसरण, संघनन, वाष्पन, द्रवण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है बच्चों, विसरण, ठीक है। विसरण के कारण ही क्या होता है, इत्र जो है वायु में पूरी तरीके से फैल जाती है खुद ब खुद, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया था। इसके बाद देखो 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, ठीक है। ये वाला बहुत आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया था, ठीक है। ये किस में बदलना है, सी को के में बदलना है, सी के तरफ, यानी कि 273। एक ही चीज़ तो याद करवाए थे, 273, ठीक है। 273 को प्लस करना है, चूंकि सी से के की तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 25 में 273 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 298 हो जाएगा, 298 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो इसमें बताना है आप लोगों को, गैसों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है या अत्यधिक होता है? तो कम होता है ना, गैसों में कणों का जो बीच आकर्षण बल होता है वो कम होता है, और अगर आगे ठोस में तो अधिक होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, आयतन, द्रव्यमान। तो द्रव में कौन सा अनिश्चित है बताओ, आकार, ठीक है। क्योंकि उसको अगर गिलास में डाल दो तो गिलास की तरह बन जाएगा, और बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी की तरह बन जाएगा, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, ठीक है। इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में मैं सोशल साइंस का, मैथ का सारे का प्रीवियस क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग का एग्जाम और बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्या लिखा हुआ है। निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अत्यधिक आराम होता है, ठीक है, अधिक आराम देता है? तो कौन सा, सिल्क, पॉलिस्टर, सूती या सिंथेटिक? जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। गर्मियों में कौन से कपड़े पहनना चाहिए, सूती का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 10 नैनोमीटर, 10 पर पावर -9 नैनोमीटर, ठीक है, 10 पर पावर 9 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 10 पर पावर -9 नैनोमीटर होगा, ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल को, क्या लिखा हुआ है। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन, जे टॉमसन, आंतवा, एल लवाइजिए, प्रोस्ट या गोल्डस्टीन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आंतवा, एल लवाइजिए एवं प्रोस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्थिर अनुपात का नियम यही दिए थे। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है, ठीक है। फेरस याद रखो, फेरस में क्या बताए थे, लोहा, जिंक, कॉपर, सोना। फेरस लोहा है ना, Fe जिसको हम लोग लिखते हैं, लोहा को Fe ना लिखते हैं, फेरम। तो ये हम लोग ऑप्शन 1 का सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सोडियम का संकेत बताओ, लॉलीपॉप क्वेश्चन। सोडियम का संकेत क्या है, Ne, Na, N या Zn? तो Na है ना, सोडियम का संकेत क्या है, Na, जिसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है, ठीक है, जो कि 9th में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे, ठीक है, बुक में। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है, ठीक है। जल का एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार होता है 1:8। याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? तो सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई परमाणु, अणु, आयन या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी इकाई होती है बच्चों परमाणु, ठीक है। और जीवन की अगर बात करें, ठीक है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तो वो भी बता दिए थे, कोशिका, ठीक है। लेकिन अगर कोई वस्तु में, कोई सामान में बोला तो परमाणु, अगर जीवित वस्तु में बोला तो उसका कोशिका, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ। आत्महत्या का थाइली कहलाता है, ठीक है, ये भी बता दिए थे, कितना अच्छा से है ना, ठीक है। तो लवक, रिक्तिका, केंद्रिका, लाइसोसोम, जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, हम ये बता देते हैं, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहा जाता है ना। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है।
जल्दी से बता दीजिए आप लोग, बिजली घर किसे कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है, बिजली घर किसे कहा जाता है, ये भी मैंने करा दिया था। उसके बाद देखो तारक केंद्रक का कार्य क्या है, डीएनए संश्लेषण, तर्कु निर्माण, श्वसन जनन। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए, 2, ऑप्शन नंबर 2 है ना, तर्कु निर्माण, ठीक है। ये क्या करता है, कोशिका के विभाजन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शन 1 है तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका, पेशी कोशिका। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तंत्रिका कोशिका क्या है, मानव की शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जो 90 से 100 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है, याद रखना है, तंत्रिका कोशिका। उसके बाद और सबसे छोटी कोशिका, वो भी कमेंट करके बताइए। देखिए आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, समझ लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप हमारे वीडियो को देखे हैं, आप अच्छे से समझे हैं तभी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। चलो इसके बाद देखते हैं, पादप एवं जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, श्वसन संबंधी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, पोषण संबंधी है ना, ऑप्शन नंबर 1। पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख जो अंतर है वो पोषण संबंधी अंतर है, ठीक है, खाने का जो है, ठीक है, चूंकि जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन जंतु डायरेक्ट खाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 31 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छे से अंतर बता दिए थे दोनों में बच्चों, ठीक है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, चूंकि ये कोशिका भित्ति है वो पादप में पाया जाता है, सबसे ऊपरी परत, याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल को, रंगीन प्लासिड्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चन को मैंने करा दिया है, ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। राइबोसोम के कारण क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, चूँकि ये अगर उपस्थित होगा तभी प्रोटीन का संश्लेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं, ठीक है, यानी कि मोटाई जो गोल बनता है, ठीक है, गोल जो होता है आप लोग का जो पेड़ पौधा है वो तना उसका गोल टाइप से बनता है, वो किन उत्तक के कारण बनता है, ठीक है। तो संवहन उत्तक, पार्श्वभोजी उत्तक, शीर्षस्विभोजी उत्तक, दृढ़ उत्तक। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या बताए थे मैंने, पार्श्वभोजी उत्तक, है ना, इसी के कारण क्या होता है, वार्षिक वलय बनता है। अच्छा, अगर आप लोग इसको बता सकते हैं कि पौधे में जो वृद्धि होती है वो किन उत्तक के कारण होता है, ठीक है, वो कमेंट करके बताइए, और आप लोग उसको कमेंट थोड़ा लॉन्ग कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखने से समझ नहीं आता है, ठीक है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख के ही आंसर कीजिएगा। जैसे कि आपको बताना है कि जो पौधे में वृद्धि होती है ... उत्तक के कारण होती है, ठीक है, इतना जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, निम्नांकित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। तो ऑप्शन है यहाँ पे चालनी नलिका, तंतु, स्नायु या शाखी कोशिका। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, स्नायु, ठीक है, ये फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग, कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है। तो बताओ जल्दी से, फ्लोएम, जाइलम, स्पिडमेस या फिर स्थूल कोण उत्तक। तो जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, जाइलम क्या करता है, जल एवं खनिज का वहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है वो भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, बादाम और मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाया जाता है। तो कौन क्या पाया जाता है, हरित लवक, स्क्लेरेट्स या अंतरकोशिकीय स्थान या चालनी पट्टी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्क्लेरेट्स, ठीक है, स्क्लेरेट्स पाया जाता है मूंगफली और बादाम के छिलकों में। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, शरीर का सब बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो संवेदी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिथेलियम उत्तक। कौन सा हो जाएगा, शरीर के बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन बनाते हैं, एपिथेलियम उत्तक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, जिस मृद उत्तक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे दृढ़ उत्तक, क्लोरेन काइमा, पनरहित या फिर स्थूल उत्तक। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोरेन काइमा, ठीक है, हरित लवक पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट सवाल को देखते हैं, ठीक है, क्या है, ट्रिकेट्स में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जाइलम,
फ्लोएम वस्य ऊतकों में या फिर पेशियों में। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम में। ठीक है, थ्रेडिकेट्स कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही मज़ा आया होगा। ठीक है, इसको करने में अगर आप लोग को लग रहा होगा काश हम उस टाइम एग्ज़ाम दिए होते तो पूरा का पूरा कर पाते। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, इस बार आप एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग को सिलेबस तो पता ही होगा, है ना? सिलेबस तो पता है क्या क्या चैप्टर आने वाला है, क्योंकि मैं सारे चैप्टर को करवा दिया हूँ और पैटर्न भी आज सुबह ही मैं डाल दिया हूँ। ठीक है, जिसमें से पैटर्न क्या था, 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का, है ना? 10 क्वेश्चन बोल दिए, 2 क्वेश्चन का, 30 में से 2 भाग में बांटा है। ठीक है, एक बार बता देते हैं, 20 और 10, जिसमें 20 में से ऑप्शन दिया रहेगा, 10 में से ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। इसमें आप लोग को एक एक शब्द में उत्तर देना है, एक एक पंक्ति में उत्तर देना है। इसी तरीके से फिर ये यहाँ से 30 मार्क्स हो गया और फिर 10 मार्क्स कैसे लाएगा? ठीक है, 2.5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा और 3 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 2 बनाना है आपको, और 5 का 1 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 1 बनाना है। तो यहाँ से आप लोग का 5 मार्क्स हो जाएगा और यहाँ से 5 मार्क्स हो जाएगा, टोटल मार्क्स 40 हो जाएगा। इस पैटर्न में आप लोग का आने वाला है एग्जाम में। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव को अच्छे से करते हैं तो भी यहाँ से 30 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। और अगर आप इस 10 मार्क्स को भी उठाना चाहते हैं तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना दिया हूँ। ठीक है, नोट्स चैप्टर 3 चैप्टर मैं 9th का करवा दिया हूँ साइंस में। ठीक है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और 8 चैप्टर, 3 चैप्टर करवा दिया हूँ नोट्स। अगर नोट्स को आप कंप्लीट कर लेते तो यहाँ से भी आप 10 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं, यानी 40 में 40 आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। लाइक करने से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग भी हेल्प कीजिए मेरा और हम भी आप लोग का काफ़ी हेल्प करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।